नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। भारत में आज से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का शुभारंभ होने जा रहा है, जो कि देश में तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर रहा है। और इस समिट का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे करेंगे और नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत विज्ञान, तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और अब दुनिया के सामने अपनी क्षमताओं को प्रस्तुत कर रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में बताया है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए दुनिया भर से विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और नव प्रवर्तनकर्ता भारत आ रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश के युवा तकनीकी और अनुसंधान में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा है कि इस समिट का आयोजन न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, बल्कि ये वैश्विक नवाचार और विकास में हमारा योगदान में भी प्रमाणित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में एक सांस्कृतिक श्लोक भी लिखा है और इसके साथ ही संकेत मिले हैं इस श्लोक से कि ज्ञान, विज्ञान और विनम्रता का संयोजन जो है वो समाज और राष्ट्र के लिए सच्ची प्रगति सुनिश्चित करता है। और इस समिट के माध्यम से भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं और नवाचार की शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा और युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करेगा। बता दें कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही इस बैठक में कई लोग जो हैं वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति 17 फरवरी को मुंबई दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इस वीवीआईपी दौरे के चलते नागरिकों और यातायात के सुरक्षा को संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अस्थायी यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं, ताकि जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के पहुंचने पर मुंबई नगर निगम की नवयुक्त महापौर उनके औपचारिक स्वागत करेगी, जिससे कार्यक्रम की बनी रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक अजीत ने जनता से अपील की है कि वो यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करे और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करे, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या फिर सुरक्षा खतरा उत्पन्न ना हो सके। खास तौर पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का वोकल फ्लाईओवर से द्वारा जो कि दक्षिण दोनों दिशाओं से सुबह 8 से 9 बजे तक के भारी वाहन होते हैं, जैसे कि ट्रक, कंटेनर और अन्य वाहन जो है मालवाहक वाहनों के लिए आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। और इस दौरान केवल एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस और वीवीआईपी सुरक्षा में लगे सरकारी वाहन इस नियमों से मुक्त रहेंगे। और इससे इंतजाम का उद्देश्य न केवल वीवीआईपी दौरे के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि आम नागरिकों के लिए न्यूनतम असुविधा को भी सुनिश्चित करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि ये देश के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है कि भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वैश्विक विभिन्न देशों में जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल होंगे। उन्होंने उल्लेख किया है कि उपस्थिति न केवल भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारतीय युवा प्रतिभा, नवाचार और तकनीकी कौशल का मामला जो है वो अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर को भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेज प्रगति का प्रमाण बताए हैं। उन्होंने देश से डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीक में भी तेजी से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। यह शिखर सम्मेलन भारत की क्षमता, आत्मविश्वास और भविष्य की तकनीकी नेतृत्व क्षमता को उजागर करने का एक बेहद ही महत्वपूर्ण अवसर है। तो वहीं लखनऊ में आज दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो सदन में प्रदेश की वर्तमान नीतियों, विकास योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उनके संबोधन में राज्य की कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और निवेश, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में इस भाषण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आगामी रणनीतियों और सरकार के भविष्य की दिशा को लेकर संकेत मिल सकते हैं। कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में संबोधित करेंगे और ऐसे में दोपहर 3:30 बजे वो
संबोधन करेंगे, सरकार की विकास योजनाओं को जानकारी साझा करेंगे। और ऐसे में दोपहर 3:30 बजे विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन है और इस दौरान एक बार फिर से वो बजट सत्र के दौरान सरकार की राजनीतियों को गिनाएंगे। तो वहीं सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया है और जिसे चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिरासत के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि हिरासत जो है वो समाप्त करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और रिहाई संभव नहीं है और इस मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्यावरणीय आंदोलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के बीच संतुलन का सवाल उठाता है। और आज की सुनवाई में अदालत केंद्र के रुख और याचिकाकर्ता के तर्कों पर विस्तार से विचार कर सकती है, जिससे आगे की कानूनी दिशा तय होगी। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुए एक गोपनीय बैठक ने पश्चिमी एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। खबरों के अनुसार इस मुलाकात में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उनकी सैन्य क्षमताओं को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचती तो अमेरिका ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों का निशाना बनाने के लिए इजराइल की संभावित सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर सकता है। दिसंबर में हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को आश्वासन दिया है कि वॉशिंगटन इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और इसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी संभावित रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें इजरायली लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन उपलब्ध कराना, सुरक्षित हवाई मार्ग सुनिश्चित कराना और अन्य सामरिक सहयोग शामिल हो सकते हैं। और इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय तनाव को और भी बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब आगे की संभावित गतिविधियों पर टिकी हुई है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को जानकारी दी है कि उनके नेतृत्व में गठित नए बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों ने युद्ध से प्रभावित गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि ये सहायता गाजा में बुनियादी ढांचों की बहाली, आवास निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं के पुनर्स्थापना और आवश्यक सेवाओं को दोबारा सुचारू करने में उपयोग की जाएगी। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार सदस्य देश जो है आर्थिक सहयोग नहीं देंगे, बल्कि क्षेत्र में स्थिति जो है वो कायम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत हजारों कर्मियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुलिस बल के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस भविष्य में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभरेगा और इसके अध्यक्षक की भूमिका निभाएंगे। उसके लिए गर्व की बात है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इन सभी प्रतिबद्धताओं को औपचारिक घोषणा उस समय की जाएगी जब बोर्ड के सदस्य देश गुरुवार को वाशिंगटन में अपनी पहली बैठक के लिए एकत्रित होंगे और इस पहल को गाजा के दीर्घकालीन शांति और स्थिति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। बिल गेट्स, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के दौरे पर पहुंचेंगे और उनके आगमन पर राज्य सरकार की ओर से विशेष स्वागत की व्यवस्था की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं मंत्री नारा लोकेश ने एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के भव्य तैयारियां कर रखी हैं और इस यात्रा को राज्य के विकास, नवाचार और सामाजिक क्षेत्रों में संभावित सहयोग की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल नवाचार और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिससे प्रदेश जो है वो विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं को नई दिशा मिल सकती है। बिल गेट्स का अमरावती दौरा है और ऐसे में जो मंत्री हैं उनकी तैयारियों को भव्य बनाने के लिए जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सहयोग जो है वो चर्चाओं में है और ऐसे में कई अहम मुद्दों पर इस दौरे को लेकर चर्चा हो सकती है। अहम बैठकें मानी जा रही हैं और ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सहयोग और नवाचार पर भी चर्चा हो सकती है।
तो वहीं प्रियांक खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को शैतान बता दिया है। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे शैतान करार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को उसकी परछाई बताई है। उन्होंने संगठन की फंडिंग, कानून स्थिति और संवैधानिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करते हुए वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा है कि आरएसएस के बिना बीजेपी का अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो बीजेपी की स्थिति और भी खराब होती। हम आज शैतान की छाया से लड़ रहे हैं। शैतान कौन है? आरएसएस। इसकी छाया कौन है? बीजेपी। अगर हम छाया से नहीं असली स्रोतों से लड़े तो देश अपने आप बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जब आरएसएस से उनके धन का स्रोतों के बारे में पूछा जाता है तो गुरु दक्षिणा का हवाला दिया जाता है। खड़गे ने दावा किया है कि अपनी जानकारी के अनुसार गुरु दक्षिणा को ध्वज से जोड़ा जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति भी अपना झंडा लगाकर चंदा इकट्ठा करे तो क्या सरकार और आरएसएस उसे स्वीकार करेगा? मंत्री ने कहा है कि बिना ठोस जवाब दिए कोई भी संस्था जवाबदेही से नहीं बच सकती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक आरएसएस संविधान और कानून के तहत पंजीकृत नहीं हो जाता तब तक वो यह मुद्दा उठाते रहेंगे। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हुए खड़गे ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का स्वरूप अलग है, जबकि वर्तमान समय में धर्म की व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है। उनके अनुसार धर्म के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देना उचित नहीं है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि आरएसएस को 2500 से अधिक संगठनों का नेटवर्क है, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में सक्रिय इकाइयां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि संगठन की फंडिंग के स्रोतों का पारदर्शिता पर सवाल उठाना चाहिए और जब आम नागरिक और संस्थाओं को टैक्स देना पड़ता है तो हर लेन देन का हिसाब देना होता है, तो आरएसएस क्यों अलग है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का उल्लेख करते हुए जिसमें अधिक बच्चों को लेकर टिप्पणी की गई थी, प्रियांक खड़गे ने कहा है कि जो खुद विवाह नहीं करते वो दूसरों को परिवार बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सार्वजनिक और निजी मंचों पर अलग अलग बातें करती है और इसकी नीतियों का असर गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। फिलहाल प्रियांक खड़गे का ये बयान जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को शैतान बता दिया है और अब आरएसएस की तरफ से क्या टिप्पणी आएगी, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। तो वहीं आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने 15 फरवरी 2026 को पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखते हुए एक तरफा जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज ईशान की 40 गेंदों में 77 रन की तूफानी पारी और गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन के दम पर भारत ने 176 रन का लक्ष्य बचाते हुए पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। ईशान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसके साथ ही भारत ने टी20 विश्व कप 2026 में सुपर 8 चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया और ये टी20 विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 8वीं जीत है। टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 9 मैच खेले गए हैं और इसमें से भारत ने सिर्फ एक बार मात खाई है। मतलब इस मैच से पहले हुए सारे हंगामे और अजीब ड्रामे के बाद भी एक्शन एक तरफा रहा। एक और आईसीसी इवेंट, इतना ऑफ फील्ड हंगामा और इस मैच का इतना इंतजार और अंत में नतीजा भारत की एक तरफा जीत का। हमने पहले भी ऐसी फिल्में कई बार देखी होगी जिसमें पाकिस्तान इस भारतीय टीम को सामना नहीं कर पाता है। कई लोगों को उम्मीद थी कि ये मैच कांटे का होगा, क्योंकि ये कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में था और स्पेन के लिए सही कंडीशन थी। बता दें कि पाकिस्तान के पास 5 स्पिनर थे। पाकिस्तान इस मैच में उतरने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह का सामना करने की कोशिश की और उसके एक ओवर में 2 विकेट गंवा दिए। पाकिस्तान तुरंत ही बैकफुट पर आ गया और इसके बाद से और भी खराब बल्लेबाजी हुई। पाकिस्तान ने लंबी स्क्वायर बाउंड्री पर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ उभरने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी खराब चुकाई और सिर्फ उस्मान खान ने अच्छा खेला। उस्मान के आउट होते ही पाकिस्तान के लिए खेल लगभग खत्म हो गया था। पाकिस्तान ने 18 ओवर स्पिनरों से कराए हैं और सैम की अगर बात करें तो 25 रन देकर 3 विकेट लिए और ये पाकिस्तान का सबसे सफल गेंदबाज रहा।
और ऐसे में शाहिद अफरीदी की बात करें तो 2 ओवर में 31 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट मिले और पाकिस्तान की शुरुआत जो थी वो बेहद ही खराब रही और उसके दूसरे ओवर में 13 रन भी बना पाए और 3 विकेट गंवा दिए। फिलहाल भारत को मिली जीत के बाद से पूरे देश जो है वो जश्न में डूबा हुआ है। तो वहीं भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अफसरों की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इन अफसरों की लापरवाही बरतते जाने की बातें जो है वो सामने आई थी। चुनाव आयोग ने इसी के बाद ये एक्शन लिया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य कई अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बस कुछ सप्ताह बाद ही चुनाव के ऐलान होने वाले हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने बंगाल के 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी की अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 7 अफसरों ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है और इन अफसरों ने आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 13 सीसी के तहत उल्लंघन करते हुए एसआईआर के दौरान काम में लापरवाही बरती है। और इतना ही नहीं, अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं निभाई है और पूरी प्रक्रिया के समय अपनी कानूनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए आयोग के मुताबिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उनके कैडर और अथॉरिटी के माध्यम से बिना किसी देरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि शुरू की गई कार्रवाई की जानकारी शीघ्र ही उन्हें उपलब्ध कराई जाए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ बंगाल की सीएम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की रोक या फिर बाधा बर्दाश्त नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाले हैं और 7 अफसरों के सस्पेंड होने के बाद से ममता बनर्जी को ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और बड़ी जानकारी निकलकर अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अहमदाबाद के 3 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद से परिषद को बम से उड़ाने की इसमें बात लिखी गई है। स्कूलों को मिली ईमेल के अनुसार बता दें कि बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी है और स्कूलों में डॉग स्क्वाड और साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम के साथ व्यापक जांच शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से ये जानकारी दी गई है और ये धमकी दी गई है। इसके बाद से पुलिस जो है वो लगातार सतर्क हो गई है। स्कूल परिषद को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अहमदाबाद में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दी कि कुछ समय पहले भी दिल्ली में भी यही धमकी मिली थी कि दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद से अब जो है अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद को ये धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्कूल परिषद को खाली करा दिया गया है। बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। स्क्वाड और लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ऐसे में दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद में ईमेल मिला है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से सतर्क मोड में नजर आ रही हैं। और खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर राजनीतिक चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक नाम फिर से चर्चाओं के केंद्र में है, अभय प्रसाद। वजह इस बार कोई तबादला नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई या फिर विकास मॉडल भी नहीं है, बल्कि उनकी निजी जिंदगी जो है वो इस समय चर्चाओं में बनी हुई है। अभय प्रसाद ने तीसरी शादी कर ली है और खास बात यह है कि उनकी पहली 2 पत्नियां भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं और वर्तमान में जिले की कलेक्ट्रेट के रूप में काम कर रही हैं। तीसरी पत्नी राज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी है और ऐसे में अभय प्रसाद का प्रशासनिक कैरियर शुरुआत से ही उल्लेखनीय रहा है। साल 2013 में उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में हुआ था, लेकिन उन्होंने दोबारा प्रयास किया और साल 2014 की यूपीएससी परीक्षा में 13वें रैंक हासिल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में स्थान बनाया।
उनकी ये उपलब्धि उन्हें अपने बेंच के प्रभावशाली अधिकारियों में शुमार करती है और वो मूलतः उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का माहौल उन्होंने बचपन से देखा। उनके दादा जो है वो दादा यानी कि बाबू चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री रहे थे और ऐसे में शासन प्रशासन की समझ उन्हें विरासत में मिली और ऐसे उनके करीबी बताते हैं। ऐसे में ये नाम जो है इस समय काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। वही खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर कुट्टू के आटा खाने से कई छात्रों की हालत जो है वो बेहद ही खराब हो गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर खराब गुणवत्ता के कुट्टू के आटे से बनी सामग्री के सेवन से 2 हॉस्टल के 230 छात्र जो है वो शिकार हुए हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। ऐसे में सभी को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई और इनमें से आगरा के निवासी जो हैं श्याम और साथ ही 15 छात्र अभी भी आईसीयू में भर्ती बताए जा रहे हैं। अभी प्योर जो हैं वो भी भर्ती हैं और ऐसे में खाद्य विभाग ने प्लांट समेत मंजू किरण स्टोर और शालू आटा चक्की को सील कर दिया है। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के मामला बताया जा रहा है और ऐसे में महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने वाले छात्रों के लिए साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे की पूड़ी और आलू की सब्जी बनी थी और रात 10 बजे के खराब खाने के बाद से छात्रों के पेट में दर्द, उल्टी और दस्त होने लगी और कॉलेज की जो गाड़ी है उससे छात्रों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शनिवार सुबह एपीजे कॉलेज के 15 छात्रों की फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद अब सामने आई है। दोनों संस्थाओं के छात्रों को कैलाश, यथार्थ और शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर दादरी में कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी खाने से 50 से ज़्यादा लोग बीमार होने की बात भी अब सामने आई है। इसके अलावा सूरजपुर में भी कुट्टू का आटे से बनी पूड़ी खाने के बाद से बीमार होने के कई मामले सामने आए हैं और इसके बाद से खाद्य विभाग की टीम जो है वो पूरी तरह से जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।